नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान खत्म समाप्त और अब वक्त है एग्जिट पोल का। बिना किसी भूमिका के बाकी तमाम जगहों पर आप जो एग्जिट पोल देख रहे होंगे वो एक साथ की 90 में इतनी सीटें इंडिया अलायंस को, इतनी सीटें एनडीए को। हम सीट वाइज आज कोशिश करेंगे थोड़ा अलग हट करके, क्योंकि हमारे पास जमीन से जुड़े हुए जो हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे अग्रज, अनुज और दोस्त मित्र, वो सब जमीन से जुड़े हुए एक-एक सीट का आकलन उनके पास है। तो हम सीट वाइज और फटाफट, कोई भूमिका आज नहीं बनेगी, फटाफट सीट वाइज आप तक एग्जिट पोल लाते हैं। जोड़िए हमारे पैनल को, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़ लीजिए। हमारे साथ धर्मेंद्र कंवारी हैं, गुरुकुल पॉलिटिक्स का है, इनका गुरुकुल जो है वो पॉलिटिक्स का गुरुकुल है, तो इसीलिए हमने सीट वाइज करने का फैसला किया। सुरेंद्र भाटिया जी हैं, मैंने कहा कि 4.5 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का सफर है उनका, और सिर्फ एक दो जिले नहीं, पूरे हरियाणा की नब्ज समझते हैं। अमनदीप पिलानिया हैं। अमनदीप जींद और जींद के आसपास की सीटों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। और भी एक आध लोग आएंगे, वो भी अपने इलाके की सीटें बताएंगे, और जो कुछ बचा खुचा है वो धर्मेंद्र भाई और सुरेंद्र जी बता देंगे। हम शुरुआत सीधा करते हैं पंचकुला से। पंचकुला जिला, धर्मेंद्र कंवारी जी, सीधा आपके पास। पंचकुला में कालका पंचकुला किसके खाते दोनों में? दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है सर। दोनों कांग्रेस। हाँ जी। चलिए, अंबाला। अंबाला में थोड़ा टफ फाइट है, पर मुझे लग रहा है अंबाला सीट भी कांग्रेस ही जीत रही है। नहीं, अंबाला में कौन सी? अंबाला कैंट, अंबाला सिटी? अंबाला कैंट में टफ मुकाबला है। इस बार अनिल विज हार सकते हैं जी वहां पे। हाँ मैं एक बार मेरी टैली निकाल लेता हूँ साथ में जब तक। हाँ, आप निकाल लो टैली, तब तक मैं टैली आप निकालो फटाफट, तब तक मैं पंचकुला पर एक साथ हम राय लेते चलेंगे। पंचकुला जी पर भाटिया जी, आपकी राय? पहले दिन से चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला पहले दिन से जीत रहे थे। थोड़ा सा मुकाबला प्रदीप और शक्ति रानी के बीच में हुआ, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस को आ रही है। अच्छा, और पंचकुला तो चंद्रमोहन निकाल रहे हैं। चलिए, अंबाला पंचकुला सीट में दोनों सीटों पर दोनों लोगों की आम राय है। अंबाला, भाटिया साहब पहले आप, फिर धर्मेंद्र भाई के पास। अंबाला में केवल एक सीट पे अनिल विजय, जो धर्मेंद्र कुमारी जी ने कहा, एक सीट पे केवल मुकाबला है। बाकी अंबाला शहर की निर्मल सिंह जीत रहे हैं, सढौरा, नारायणगढ़। नारायणगढ़ से तो दूर भाग के मुख्यमंत्री जी लाडवा में गए, और वो सीटें भी, दोनों सीटें जो है, कांग्रेस 3 सीटें सीधे जीत रही है, चौथे में मुकाबले में। जी, धर्मेंद्र भाई, अंबाला की चारों सीटें आपकी, तो बही खाता आपका खुल गया अंबाला है। अंबाला सिटी कांग्रेस, अंबाला कैंट चित्रा सरवारा, नारायणगढ़ कांग्रेस, मुलाना कांग्रेस, साडौरा कांग्रेस, जगाधरी कांग्रेस और यमुनानगर बीजेपी। तो टोटल ये यमुना। अंबाला लोकसभा की 9 सीटें हैं। 9 में से मेरा जो गणित कहता है वो ये कहता है कि भाजपा 1 सीट जीतेगी हाँ और कांग्रेस 7 सीटें जीतेगी और 1 निर्दलीय चित्रा सरवारा जीतेगी। जी, यमुनानगर पर सुरेंद्र भाटिया जी की भी राय ले लेते हैं। यमुनानगर, सुरेंद्र भाटिया जी। ऐसा जो चीज धर्मेंद्र कुमारी जी ने कही है वो लगभग लगभग सही लग रहा है। अकरम खां मुकाबले में है, और ये जो सीटें इन्होंने कही है ये सही है। 7 मिनिमम सीटें कांग्रेस को आएंगी, और चित्रा सरवारा भी कांग्रेस का ही समझा जाए। और 1 सीट ये जो है, हम मतलब ग्रेस मार्क से भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं, 33% पे ही दी जाएगी। वैसे वो सीट भी आने की संभावना नहीं है। कौन सी सीट? वो सीट, जगाधरी की सीट जो बता रहे थे धर्मेंद्र कुमारी जी, मुझे नहीं लगता वो सीट भी बीजेपी को आए। यमुनानगर दी है सर मैंने। नहीं, यमुनानगर दिया है उन्होंने, यमुनानगर। जगाधरी तो कंवरपाल गुर्जर जी बाहर हैं जी दौड़ से। यमुनानगर दिया है उन्होंने। ऐसा जी, कंवरपाल गुज्जर जो है वो कंवरपाल गुज्जर भी सीट हार रहे हैं, वो जीतने की उनकी कोई संभावना नहीं है वहां पे। अच्छा, ठीक है, अब हम आते आप हैं। एक सीट लिखो भाजपा के धर्मेंद्र कुमारी।
लिखिए, अभी भाजपा की यमुनानगर अभी सीट मुझे उम्मीद है उनकी निकल गई। अभी चर्चा होनी है। अच्छा, यमुनानगर सीट पर किसकी जीत हो रही है सुरेंद्र भाटिया जी आपके बही खाता में? देखिए आज मैं वो सीट निकाल रहा था, जैसे हाँ ये जो मुलाना की सीट है, मुलाना हाँ की सीट पे पूजा चौधरी जीत रही है, अम्बाला शहर में निर्मल सिंह जीत रहे हैं, अम्बाला कैंट वाला बता ही दिया इन्होंने, नारायणगढ़ शैली चौधरी पहले भी बड़े वोटों से जीती थी और इस बार भी जीतेंगे। और जो जमुनानगर और जगाधरी की, जमुनानगर जगाधरी की दोनों सीटों पे, एक सीट पे केवल दिलबाग सिंह ट्रायंगल फाइट करने की कोशिश में थे, हाँ लेकिन लगता यही है कि वो सीट भी मेरे हिसाब से वो सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। चलिए, यानी एक सीट यमुनानगर पर राय डिफर है सुरेंद्र भाटिया जी की और धर्मेंद्र कुमारी जी की। हम आते हैं कुरुक्षेत्र पर। अमनदीप आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा अभी जो है ये नेक टू नेक फाइट चल रही है धर्मेंद्र कुमारी जी और सुरेंद्र भाटिया जी। अभी मैं भी सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, सीधे बही खाता, क्योंकि इन दोनों लोग का बही खाता बड़ा मोटा होता है। कुरुक्षेत्र आते हैं धर्मेंद्र भाई। हाँ जी, कुरुक्षेत्र थानेसर पेहोवा गोला। कुरुक्षेत्र की 9 लोकसभा वाइज कर लेते हैं सर। कुरुक्षेत्र में 9 हाँ विधानसभा सीटें हैं। मेरे हाँ हिसाब से रादौर सीट कांग्रेस जीत रही है। ठीक है। लाडवा सीट तमाम विरोधाभासों के बावजूद मैं ये मानता हूं कि नायब सैनी जी जीत रहे हैं। ठीक है। शाहबाद कांग्रेस जीत रही है, थानेसर कांग्रेस जीत रही है, पेवा कांग्रेस जीत रही है, गोला कांग्रेस जीत रही है, कलायत कांग्रेस जीत रही है, कैथल कांग्रेस जीत रही है और पुंडरी इस बार पहली बार किसी पार्टी के कैंडिडेट को मुझे जिताते हुए लग रही है, वहां भी कांग्रेस जीत रही है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से टोटल भाजपा को मुझे मेरे हिसाब से एक सीट पे एज है, बाकी 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है। सर अब यही 9 सीट सुरेंद्र भाटिया जी आपके बही खाते में क्या है? कुरुक्षेत्र की 9 सीटें। नहीं, बिल्कुल लाडवा में ऐसा है, लाडवा में मुख्यमंत्री मुकाबला कर रहे हैं। रादौर पे श्याम सिंह राणा सीट वो जीत सकते हैं। थानेसर में सुधा बुरी तरह हारेंगे और पेवा में भी हारेंगे। और कैथल जिले की जो सीटें हैं, एक पुंडरी, शायद धर्मेंद्र जी, जो पुंडरी सीट है वो कुरुक्षेत्र में आती है। पुंडरी पे इस बार निर्दलीय पुंडरी सीट जो है वो कुरुक्षेत्र की सीटों में आती है, वहां निर्दलीय जीत सकता है। एक सीट पे बीजेपी, 7 सीटें कांग्रेस की। एक सीट यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट डिफर कर रही है। इसका मतलब 45 साल के अनुभव में और 25 साल में बराबर समानताएं हैं। एक ही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। एक बहुत सीट साल सिर्फ साथ भी पुंडरी काम किया है, हाँ? बहुत साल एक साथ काम भी किया हमने। चलिए, धर्मेंद्र भाई करनाल पे आते हैं। करनाल पे जी, करनाल पूरा बता करनाल दीजिए। हम करनाल कभी दर्शकों का बीजेपी की समय नहीं स्ट्रॉन्ग खराब होल्ड थी करेंगे। सीट। हम्म, करनाल हम्म, सीट में मुझे लग रहा है नीलोखेड़ी में कांग्रेस जीतेगी, इंद्री में कांग्रेस जीतेगी। हम्म, करनाल जहां से अभी नायब सैनी जी ने सीट छोड़ी है वहां भी कांग्रेस जीत रही है। गरोंडा में कांग्रेस जीत रही है, असंध में कांग्रेस जीत रही है। पानीपत ग्रामीण भाजपा सीट जीतती हुई लग रही है, पानीपत सिटी कांग्रेस जीतेगी। इसराना में कांग्रेस को एज है और समालखा में मुझे मेरे डाटा ये लग रहा है मुझे कि भाजपा को एज है। तो टोटल करनाल लोकसभा की 9 सीटों में से भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा वेरिएशन चाहूंगा, 1-2 जगह पे मुकाबले हैं पर वो पता नहीं जिस तरह की वेव है उसके हिसाब से तो कांग्रेस को एज मिलता है, लेकिन मैं 7 समझूंगा। सीटें। अब यहाँ पर आकर के 27 सीटों पर मैं थोड़ा 1-2 सीटों पर जो मुझे डाउट है वो समझूंगा। पहले करनाल की सीटों पर मैं सुरेंद्र भाटिया जी की राय ले लूं। सर नीलोखेड़ी से लेके और समालखा तक आपकी राय? ऐसा है, वहां करनाल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है। करनाल की सीट में जगमोहन आनंद और सुमिता सिंह के बीच में मुकाबला है। सुमिता सिंह का एज जो धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में कहें तो 7-2 रह सकता है। पानीपत ग्रामीण
डांडा जो है, महिपाल डांडा है शायद, और एक सीट जो है, जैसे घरोंडा में बहुत बढ़िया विधायक थे अरविंदर कल्याण, शुरू शुरू में लग रहा था वो जीत रहे हैं, लेकिन वो सीट भी जो है वो हार रहे थे। असंत में तो शमशेर सिंह गोगी बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, पिछली बार कम मार्जिन से जीते थे, 1703 वोटों से जीते थे, और इस वक्त बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और इसी प्रकार जो इंद्री में तो कर्णदेव कंबोज नाराज हुए और वो कांग्रेस में चले गए। यहाँ भी बख्शीश सिंह विर्क जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो नाराज हुए, वो कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ करनाल जो कभी ये माना जाता था भी बीजेपी का जीटी रोड गढ़ है, और वो गढ़ ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये तीनों 27 सीटों में से ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। 4 भारतीय जनता पार्टी, 2 निर्दलीय। ये आप 4 बीजेपी, 2 निर्दलीय और 20-21 सीटें कांग्रेस। अच्छा, ये जो समालखा पर समझूंगा मैं, धर्मेंद्र भाई ने समालखा धर्म सिंह छोकर के ऊपर मनमोहन भडाना को एज दिया है। क्या समालखा में भाटिया जी आपके मुताबिक क्या भाजपा भारी हो गई है? नहीं, देखो भाजपा ने जो पार्टी विद डिफरेंस ने इस बार जो काम किए हैं ना इस चुनाव में, मतलब इस चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने धन बल का प्रयोग किया है, और हो सकता है वो दोनों ही जो है कुबेर का खजाना है दोनों के ही पास। तो समालखा में धर्म सिंह छोकर के पास भी कोई कमी नहीं है और भडाना के पास भी कोई कमी नहीं है। तो जिसका धन बल चल गया वो जीतेगा, मुकाबला कड़ा है। धन बल का खेल है, और अजय दीप लाठर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समालखा तक लाठर साहब, समालखा तक हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि आज एक अलग अंदाज में हमने सोचा किया जाए। दर्शकों का टाइम वेस्ट क्यों बिना मतलब का कि हम व्यूज और अपना टाइम स्पेंड बढ़ाने के लिए दर्शकों को तंग करें। फटाफट खींचते हैं और फिर कमेंट लेंगे। समालखा तक आए हैं, अब आगे आप ही के पास आ रहा हूं मैं। सोनीपत में गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, इन सीटों पर आप एक एक सीट बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन एज ले रहा है? गन्नौर पे निर्दलीय की उम्मीद ज्यादा है। गन्नौर पे निर्दलीय सबसे ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, निर्दलीय हैं देवेंद्र काद्यान। हाँ। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत सीट परंपरागत तौर पे भाजपा की सीट मानी जाती है, और शहरी सीट है पूर्ण रूप से। यहाँ अगर एज की बात करें तो यहाँ एज निखिल मदान भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको मिलती हुई नजर आ रही है, एक हल्की एज। हालांकि अंतिम परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन ये हल्की एज का मैं जिक्र कर रहा हूँ चित्रांशी जी। और राई सीट की बात करें, राई सीट पे मुकाबला बेहद कड़ा है। इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, यानी कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और भाजपा की तरफ भी जा सकता है। अगर गोहाना सीट की बात करें, गोहाना सीट पर एक अंतिम समय में जो चीजें वहां पे नजर आई कि जैसे अरविंद शर्मा के पक्ष में एक माहौल बना, उसके बाद फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए एक अलग से माहौल बना, मतलब वो उनको काउंटर करने के लिए कि देखिए, इस चुनाव में जो करीब से महसूस किया, 2 ही चीजें नजर आई। भाजपा को हराना है, एक वो वोटर, और दूसरा वो वोटर नहीं, हम भाजपा को नहीं हराएंगे। देखिए, दोनों का कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता वो यही कोशिश करता, लेकिन इस चुनाव में ये 2 चीजें साफ तौर पे नजर आई। तो जो कार्यकर्ता भाजपा को हराने के लिए था गोहाना विधानसभा में, वो अंतिम 24 घंटे में बड़ा ही संगठित हुआ। जिसे अरविंद शर्मा की यानी बीजेपी की सीट माना जा रहा था, वो सीट अब जगबीर मलिक को एक एज देती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के जगबीर मलिक को। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में भाजपा मुकाबले से एकदम बाहर। अंतिम जो मुकाबला है वो इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के हैं, और डॉक्टर कपूर नरवाल जो निर्दलीय हैं, कांग्रेस के ही बाकी थे। वो एक पंचायती उम्मीदवार की तरह मैदान में आए। अंतिम मुकाबला उन दोनों के बीच में है, और यहाँ जो हल्का सा एज मैं कहूंगा वो इंदुराज नरवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ भी परिणाम में बदलाव हो सकता है, यहाँ कांटे का मुकाबला है। फिर खरखोदा सीट की बात करें, खरखोदा रिजर्व सीट है,
और खरखोदा सीट पे जो है फिलहाल अभी तक का जो शाम 6 बजे तक का हमारे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको एक थोड़ा एज मिला है। और क्योंकि यहाँ आशा हुड्डा इसी खरखोदा हलके की निवासी है, इस हलके की बेटी हैं, तो उस चीज का फायदा भी कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला है। और ये अंतिम समय में उनके समीकरण उनके पक्ष में आने शुरू हुए जो पिछले 24 घंटे में उनके पक्ष में बने। इसलिए यहाँ जो एज है खरखोदा में वो बिल्कुल कांग्रेस उम्मीदवार को मिलता हुआ हमें महसूस हुआ है। सोनीपत धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र कंवारी जी, सोनीपत वही खाता खोलिए। म्यूट है आप, म्यूट है धर्मेंद्र भाई, म्यूट है। सोनीपत जो लाठर जी ने जो बताई हैं लगभग सिमेट्री है इनमें। मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि गन्नौर में निर्दलीय देवेंद्र कादयान चुनाव जीत रहे हैं। राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा सारी जगह पे मुकाबले हैं, सारी समीकरण है। फिर भी मुझे लगता है कि पुराने रोहतक की चौधर के नाम पे एक एज कांग्रेस के कैंडिडेट को रातों रात बना है और ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सिर्फ एक गन्नौर आप ये ऐसा मान लीजिए कि जो देवेंद्र कादयान वहां पे जीत रहे हैं, बाकी सारी सीटें एक्सेप्शनल कुछ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जो रात को जो माहौल जिस तरीके से वहां मैन टू मैन कन्वे की गई हैं चीजें, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है बाकी सीटें। और इसमें 3 सीटें सोनीपत लोकसभा में जुलाना, सफीदो और जींद आता है। इस पे अमनदीप मुझे लगता है ज्यादा बेहतर राय दे पाएंगे। मैं अमनदीप के पास ही चलता हूँ, फिर सुरेंद्र भाटिया साहब के पास आऊंगा। अमनदीप, जींद, जुलाना, सफीदो, जींद, इन तीनों का पहले हाल बताइए, फिर अगली लोकसभा में घुसेंगे तब आएंगे। जी पहले जींद की बात करते हैं चित्रांशी जी। जैसे जींद में पोलिंग हुई है 64%। जब भी पोलिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाती है बातें। जब पोलिंग ज्यादा होती है तो सरकार के विपरीत फैसला देखने को मिलता है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से कृष्णलाल मिड्डा लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अब की बार मैदान में दोबारा कृष्णलाल मिड्डा है। उनकी राह जब आसान हुई, प्रदीप गिल निर्दलीय मैदान में दिखाई दिए। प्रदीप गिल कांग्रेस की तरफ से मैंने पहले भी बताया था आपको टिकट मांग रहे थे और उनके टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय मैदान पे अब जितना वो डेंट लगाएंगे कांग्रेस के वोट बैंक को लगाएंगे। अब महावीर गुप्ता और कृष्णलाल मिड्डा की फाइट देखी जा सकती है, लेकिन राह आसान कृष्णलाल मिड्डा की यहाँ पर दिखाई देती है। लगता है भाजपा सीट निकाल देगी जींद में। और जुलाना की बात करें, सफीदों की बात करें, सफीदों की अभी तस्वीरें हम साफ नहीं कह सकते क्योंकि हालांकि कांग्रेस के समीकरण आसान है, लेकिन इतनी तस्वीरें हम साफ नहीं बता सकते क्योंकि जसप्रीत जायसवाल भी मैदान में, बच्चन सिंह आर्य भी मैदान में। लेकिन हम कांग्रेस की इसलिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्योंकि सरकार की चर्चाएं थी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, उसको लेकर वोटरों की जो सोच थी कि सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, तो इसलिए मतलब सुभाष जायसवाल की राह आसानी इसमें हो सकती है। हम अब उचाना की बात करें तो उचाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्रजेंद्र सिंह देवेंद्र अत्री जो भाजपा के उम्मीदवार है और वीरेंद्र घोगड़िया जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। त्रिकोणीय मुकाबला इन तीनों में देखने को मिल सकता है। आखिर में कह सकते हैं कि ब्रजेंद्र सीट निकाल दे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, राह आसान नहीं है किसी की भी। जुलाना में विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। जैसे टिकट मिलने के बाद एक समीकरण, एक ओरा बन गया था कि विनेश फोगाट 50,000 वोटों से जीतेगी, लेकिन जो 2 दिन का हमारे पास रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो व्यवहार रहा है और जो उसकी टीम का व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपने ही वोट बैंक को कम करने का काम किया। जो सूचना हमारे पास अंडरग्राउंड सूचना थी कि कई काफी नेता हैं बस से उतार दिए चुनाव प्रचार के दौरान। काफी जो टिकटार्थी थे जो टिकट की मांग कर रहे थे उनको नाराज करने का काम विनेश फोगाट ने किया है। जो 1-2 उनकी सूचना थी कि भाई काफी लोग उनसे अंदर खाते नाराज दिखाई दे रहे हैं। जब चुनाव लड़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं साथ लेके लोगों को चलना चाहिए। तो मार्जिन घट रहा है, विनेश फोगाट जीत जाएगी, लेकिन जो मार्जिन था वो काफी कम होता जा रहा है। चलिए नरवाना भी आप बता दीजिए तब फिर आगे बढ़े। नरवाना लोकदल की है, लोकदल की हम कह सकते हैं। नरवाना लोकदल और कांग्रेस में फाइट है, लेकिन लोकदल सीट निकाल देगी। विद्या रानी, हाँ जी। चलिए सुरेंद्र भाटिया जी के पास चल रहे हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, जींद और सोनीपत आपकी निगाह में, आपके बही खाते में क्या है?
ऐसा है आशीष जी, जो बात धर्मेंद्र कुमारी जी ने पहले कही, भारतीय जनता पार्टी जो सोनीपत की 3 सीटों पर मुकाबले में है, और सोनीपत शहर की सीट तो निखिल मदान जीतेंगे ऐसा लग रहा है, और एक सीट कात्यायन जीतेंगे इंडिपेंडेंट, और जो नरवाना सीट है वो सिरसा पार्लियामेंट सीट है, उसके बारे में अपन जब सिरसा बात करेंगे, वो जीत की नहीं है। उचाना में बरजिंदर सिंह जीत रहे हैं, और बाकी सीटें जो भी हैं, अगर आप, क्योंकि सारी सीटों पे लाटा जी ने भी बात कर ली है, इनमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आएगी। वैसे जो आज से 2 दिन पहले तक सूचना थी, 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में, कृष्णा गहलोत भी राई में मुकाबले में थी, और इंदु राज भी मुकाबले में थे बड़ौदा में। तो लेकिन अब जो लगता है, जिस ढंग से धर्मेंद्र जी ने कहा, लाटर जी ने कहा, तो कम से कम एक सीट भारतीय जनता पार्टी, और एक पे मुकाबला, और एक इंडिपेंडेंट, और 6 सीट पे कांग्रेस। जींद में मिड्ढा बनाम महावीर गुप्ता कौन? हाँ, महावीर गुप्ता जीत रहे हैं। शुरू में लग रहा था कृष्ण मिड्ढा जीतेंगे, लेकिन वहां महावीर गुप्ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो हवा है उसके कारण उनको लाभ मिल रहा है। हालांकि कृष्ण मिड्ढा भी मुकाबले में ठीक लग रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है अभी कृष्ण मिड्ढा ये चुनाव हार रहे हैं। 4 बार उनके पिताजी, 2 बार वो एमएलए रह चुके हैं, तो ये मांगेराम गुप्ता जी के बेटे हैं, तो शायद इस बार ये महावीर गुप्ता को जीत मिलेगी। अब आ जाते हैं सिरसा लोकसभा। धर्मेंद्र भाई से शुरू करेंगे और सिरसा का समापन करेंगे भाटिया साहब के पास, क्योंकि वो जो है वहां की नब्ज को बहुत जबरदस्त समझते हैं, चप्पे चप्पे को। धर्मेंद्र भाई। सिरसा में सर एक एलनाबाद सीट है, वो जो फंसी हुई सीट है, वहां पे इस तरह की सूचनाएं आ रही कि अभय चौटाला जी इस बार थोड़ा सा उनका वहां घी तोल रहे हैं, बागड़ी उनका। बाकी तो सारी सीटें कांग्रेस को ही एज है जी, चाहे फतेहाबाद की 3 सीटों को लगा लो आप। और बाकी सारी सीटों पे कांग्रेस को एज है। एक कह रहे हैं कि जो रानिया सीट है वहां पे मुकाबला है, जिसमें इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। एक इलाहाबाद में मुकाबला है। बाकी आप देखना लास्ट तक, ये बाकी सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है। इन 2 सीटों पे मुकाबले हैं अच्छे। यानी रानिया और एलनाबाद छोड़ करके टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालावली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद, ये सारे, मतलब एलनाबाद और रानिया, इन दोनों में फाइट है धर्मेंद्र भाई के मुताबिक, बाकी सब कांग्रेस की। इसी पर राय एक बार अजय दीप लाठर साहब की, फिर हम भाटिया साहब के पास चलेंगे, डीपली समझेंगे। मैं चित्रांशी जी, मैं धर्मेंद्र जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं, और एलनाबाद का जो परिणाम है वो इस बार चौंकाने वाला भी साबित हो सकता है। मेरी नजर में वहां रानिया ज्यादा थोड़ा सेफ हो सकती है इनेलो के लिए। दूसरे नंबर पे एलनाबाद का जिक्र आएगा। मैं एलनाबाद को पहले नंबर पे नहीं मानता फिलहाल, मैं रानिया को पहले नंबर पे मानता हूं, और एलनाबाद को मैं दूसरे नंबर पे मानता हूं। फिर एक अगर दिलचस्प मुकाबला सिरसा लोकसभा में अगर हमें देखने को मिले, तो वो मैं मानता हूं कि वो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है सिरसा सीट पे, जो एकदम शहरी सीट है। उस पे गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया, उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला हो सकता है हमें देखने को मिले। और काउंटिंग के दौरान भी वो जो जब काउंटिंग चलेगी, तो जैसे ग्राफ चलता है ना, तो ऐसे उतार चढ़ाव भरी काउंटिंग भी हो सकती है। वो शायद हरियाणा की जो टॉप 10 सीटें होंगी बेहद कम मार्जिन वाली, मेरा मानना है उनमें से एक सिरसा हो सकती है। और लेकिन सिरसा लोकसभा में एक बड़ी चीज जो है, जैसा अमनदीप ने भी अभी बताया था, इसमें नरवाना आती है। नरवाना विधानसभा सिरसा लोकसभा का हिस्सा है। तो इनेलो को अगर दूसरी सीट यहाँ जो क्लियर, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मान के चल सकते हैं, एज मान के चल सकते हैं, तो नरवाना हो सकती है। यानी
3 सीट पे एज इनेलो को, और बाकी 6 सीटें, चाहे उसमें टोहाना है, चाहे फतेहाबाद है, चाहे उसमें रतिया है, वो तमाम कालांवाली है, डबवाली है, वो तमाम सीटें उनमें कांग्रेस को एज आज के समय, इस समय हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, अब सीट वाइज इसका पूरा जो है एक एक धागा खोलेंगे। सुरेंद्र भाटिया जी शुरू कर दीजिए नरवाना से सर, वही खाता। ऐसा है, नरवाना सीट जो है वो इनेलो का एज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो जीते। अगर जो बात लाठर जी कह रहे हैं और जो मैं पिछले 2 दिन से एलनाबाद को लेके सोच रहा हूं, मैं एक आपको करनाल का किस्सा बता देता हूं, फिर आप इससे एलनाबाद समझ लेना, क्योंकि अभय सिंह जी बड़े नेता है, हमारे मित्र है, हम सीधा कह भी नहीं सकते। और लेकिन जब आईडी स्वामी जी और भजन लाल जी चुनाव लड़ रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति पानीपत और करनाल किसी से बात करता था तो वोटर ये कहते थे वोट तो डीसी को देंगे। वो हमारे यहाँ डीसी रहे लंबे समय तक, आईडी स्वामी जी हमारे मित्र थे। आईडी स्वामी जी डिप्टी कमिश्नर रहे सिरसा में लंबे समय तक। क्या वोट तो डीसी को देंगे पर भजनलाल हार नहीं सकता। अब उसका परिणाम क्या हुआ था वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलता। अभय सिंह के साथ यही हो रहा है एलनाबाद में। और वो अगर अभय सिंह चुनाव, देखो अब तो वोट पड़ चुके हैं, अभय सिंह की कमजोर स्थिति जो हुई है, वो कमजोर स्थिति के लिए खुद अभय सिंह जिम्मेवार है। उन्होंने जैसे ही कांडा को समर्थन दिया और कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, तो लोगों को ये लगने लगा कि ये मिली जुली गेम भारतीय जनता पार्टी के खेल रहे हैं। कम से कम 5,000 वोट उनके ये इस बात को लेके खराब हुए। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव थे, जिन्होंने जाके किसान आंदोलन में डंडे खाए थे, और यहाँ पे एलनाबाद क्षेत्र का एक जमाल गांव है, नहर के लिए पिछले 2 सालों से वहां एक धरना चल रहा है। और सबसे ज्यादा किसान अगर डिग्गियों पे चढ़े हैं, 200-300 फुट ऊंची जो डिग्गी, पानी की डिग्गी पे चढ़ के, और कई लोग तो हफ्तों तक वहां रहे हैं, वो एलनाबाद क्षेत्र में अपना मुआवजा लेने के लिए, फसल का खराबे का पैसा लेने के लिए, तो वहां शरीफ लोग हैं। मैं अब ये देश वाली बैठे हैं, 2 मेरे भाई, छोटे भाई अजयदीप लाठर और ये धर्मेंद्र कुमारी भी मैं तो बागड़ी हूँ, रहता देशवाली हूँ। नहीं, हमसी के आसपास के हो, लेकिन आप देशवाल में रह रहे हो तो देशवाली हो गए। तो यहाँ जो है वो रड़ निकालने वाले नहीं है। अभय सिंह ने बनाने की कोशिश की है, हो सकता है अभय सिंह की बात वो मान जाए, बड़े नेता हैं, लेकिन स्थिति उनकी अवश्य खराब हुई है। और फिर भी हम उनको बड़े नेता का बेनिफिट देते हुए ये कहते हैं कि वो पिछली बार जब किसानी आंदोलन के बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया था, तो पहले से 19 से मार्जिन आधा हो गया था। 19 में 11,000 से जीते थे, फिर 6,000 से जीते थे। अब हो सकता है 3,000 से हम उनको ग्रेस मार्क से जिता दें। रानिया में उनके बेटे एज पे हैं। गोकुल का जो अजयदीप लाठर कह रहे थे, मैं नहीं मानता कड़ा मुकाबला है, क्योंकि गोकुल के साथ अब सिरसा की जो बात आप समझेंगे, सिरसा में 3 कम्युनिटियों के वोट लगभग बराबर है। पंजाबी कम्युनिटी के 35,000 हैं, 32-33 हजार बनिया कम्युनिटी के हैं, और इतने ही जाटों के हैं, और इतने ही वोट एससी वोट है। 3 कम्युनिटी जो है इस समय, पंजाबी का 80 से 90% वोट जा रहा है गोकुल को, बनिया का वोट 80% जा रहा है गोपाल कांडा को, और जाट का जो वोट है अभय सिंह की कोशिश के बावजूद, जाट का जो 80% वोट है वो गोकुल को जा रहा है, और एससी का भी बहुमत जो है वो गोकुल को जा रहा है। तो ऐसे में उनके पास एक वोट बैंक ऐसा बन जाता है। पिछली बार ट्रायंगल फाइट थी, 34,000 वोट बीजेपी के उम्मीदवार ले गए।
अगर बीजेपी का यहाँ मजबूत उम्मीदवार होता तो गोपाल कांडा जीतता, वो अपने वोट ले जाता, बीजेपी अपने वोट ले जाता। बीजेपी के जो वोट हैं उसका बहुमत गोपाल को नहीं मिलेगा। आप ये इस बात को, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो गोपाल कांडा को ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए गोपाल कांडा, ये भी हो सकता है, पिछली बार 602 वोटों से वो जीते थे, इस बार वो 8 से 12,000 के बीच में चुनाव हार सकते हैं। और सबसे बड़ी जीत कालांवाली पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कालांवाली पे सबसे बड़ी जीत 25,000 की, 30,000 की कांग्रेस कैंडिडेट की होगी। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की गलती की वजह से जिस व्यक्ति की 14 में टिकट दी, 19 में ये कह के टिकट काट दी भी वो तो नशे का व्यापार करता है उसका परिवार, ना वो नशा तब बेचते थे ना अब बेचते थे। 19 में टिकट काटती, 14 में 2 महीने पहले लाके उसको टिकट दे दी। बलकौर सिंह एक ठीक व्यक्ति थे, चुनाव वो भी हारते। और यही हाल रतिया सीट पे, जिस सुनीता दुग्गल की आपने टिकट काट दी, फतेहाबाद के रतिया सीट पे सुनीता दुग्गल को ये कह के काट दी भी वो निष्क्रिय है। जो एमपी में निष्क्रिय है वो विधायक कैसे बनेगा? वो भी बड़े मार्जिन से हार रही है रतिया में। अमित शाह डबवाली से जीत रहे हैं क्योंकि वहां दिग्विजय चौटाला जो है जेजेपी के, वो 25-26 हजार वोटों पे रह रहे हैं, तीसरे नंबर पे रहेंगे वो। आदित्य से मुकाबला है, आम आदमी पार्टी अवश्य अमित शाह का कुछ डेंट लगाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल रहे। तो ये 3 सीटें सीधी सीधी कांग्रेस को ठीक से मार्जिन पे जा रही है, 1 सीट इनेलो को जा रही है। इलाहाबाद में कड़ा मुकाबला है, आखिरी ग्रेस मार्क से जीत अभय सिंह चौटाला की। खैर इलाहाबाद पे आपने कहानी सुना करके इशारा कर दिया है, बाकी भले आप ग्रेस मार्क दे दें आखिर में, लेकिन कहानी सुना नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है सिरसा में रहते हुए मैं उनको हराऊं। देखिए भाटिया जी, अभय सिंह जी मित्र मेरे भी हैं और पत्रकारों के नेता लोग मित्र होते ही हैं, लेकिन ये है कि एक हल्की सी जो आवाज, मैं भी उनको एज देता हूं थोड़ा बड़े नेता के नाते। और चित्रांशी जी, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे, मतलब एक मेरी खुद की दिली इच्छा है कि देखो हरियाणा कृषि किसानों का प्रदेश है उनको और विधानसभा में ऐसी दबंग आवाज जरूर होनी चाहिए जो किसानों की बात करे, जो किसानों के मुद्दे उठाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल सत्ता पक्ष में हो या कहा, मतलब उनका ऐसे नेताओं का विधानसभा में पहुंचना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पंडित नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा था भी आपका लोकसभा में होना जरूरी है, तो हरियाणा विधानसभा में कम से कम अभय सिंह का होना जरूरी है, और हो सकता है वो हो भी। और 2 सीट रह गई हैं, मैं टोहाना सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, और वो देवेंद्र बबली ने अपनी सीट खुद खराब की है। पहले कांग्रेस को समर्थन देके और उसके बाद फिर कांग्रेस की टिकट 3 दिन तक वेट करते रहे, फिर भाजपा में चले गए। और फतेहाबाद सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन कम मार्जिन से हारेगी, 8-10 हजार। फटाफट जरा खत्म करते हैं क्योंकि आज सबकी व्यस्तता है और मैं सबका टाइम लेकर के बैठा हूं, तो मैं आप लोगों से क्षमा पहले मांग ले रहा हूं, लेकिन टाइम थोड़ा सा उसके साथ और मांग ले रहा हूं। रोहतक की बात कर लेते हैं, एक बार रोहतक की बात कर लेते हैं, बाकी तो लटर जी और ये सब मोर्चे संभाल लेंगे। चलो रोहतक की बात कर लेते हैं। रोहतक लोकसभा में 9 सीटें हैं सर। हाँ, 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है, ये मेरा 9 की 9। हाँ जी, 0 अरे वो जो सुबह कपड़ा फटा था उसका क्या होगा? फट गया जी, वहां 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। नहीं, रोहतक तो आप बता दो एक बार, रोहतक में मेहम से शुरू करो, आप बता दो रोहतक। सिर्फ एक सीट ऐसी है महम जहां पे मुकाबला है, लेकिन जिस तरह की वेव बह रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि महम सीट भी कांग्रेस ही जीत रही है। तो 9 की 9 सीटें कोसली से लेके महम तक सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है। कोसली से महम तक सारी सीटें कांग्रेस। एक बात चलते चलते आपसे, रोहतक मैंने समझ लिया, रोहतक पे और चर्चा कर लेंगे।
90 में फिर जब जैसा स्कोर आप दे रहे हो वही खाता में, मुझे तो लग रहा है कि अगर अहिरवाल ने साथ नहीं दिया तो दहाई मुश्किल हो जाएगा। फाइनल स्कोर धर्मेंद्र कंवारी का फाइनल स्कोर। बीजेपी की जो गिनती है सर इस चुनाव में वो 8 सीटों से शुरू होगी। कांग्रेस की जो गिनती है वो 51 सीटों से शुरू होगी। इससे ऊपर जिस पार्टी को भी जितनी सीटें मिले वो उनके लिए नवरात्रों का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इनेलो को 1 से 2 सीट मिलेंगी जी। और निर्दलीय इस बार सबसे कम चुन के आएंगे हरियाणा के इतिहास में। चलिए, तो अगर 1 से 2 निर्दलीय हैं, इनेलो निर्दलीय सबसे कम, दुष्यंत चौटाला 0 सन्नाटा, तो तब तो फिर ये 51 से शुरू जो हो रहा है आंकड़ा, ये जाकर कहाँ टिकेगा? ये तो मैं बता दूं, और मेरे को भी छुट्टी, धर्मेंद्र कंवारी जी के साथ मेरे को भी छुट्टी दे देना, मैं भी फाइनल आंकड़ा बता देता हूँ। हाँ बताइए आप भी, चलिए अब बताइए आप भी। मैंने आपको पहले जब सिरसा आए थे तब भी आपको बताया था, मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 66 पे जाके रुकेगा। अच्छा, ठीक है। 2005 में 67 आई थी, उसको क्रॉस कर जाए तो बहुत जो है वो नहीं होगा चंबा। मिनिमम 60 सीट आएंगी और 66 पे रुक सकता है। और बीजेपी 14 से 18 जी, बीजेपी 14 से 18, इनेलो को ग्रेस देते हुए 3, जेजेपी के नंबर काटते हुए 0, आम आदमी 0 और निर्दलीय कम से कम 4 अवश्य आ रहे हैं। पहले हम 6 से 9 मान रहे थे, लेकिन स्वित्री जिंदल, काद्यान, चित्रा 4 अवश्य आ सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 से 6। चलिए, आपने शुरुआत से अपना वक्त दिया है, धन्यवाद आपको भी और धर्मेंद्र भाई को। अब आगे की कमान, आगे कमांडर अब अजयदीप लाठर साहब के कंधों पर बोझ में पड़ा दूंगा थोड़ा। लाठर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, भोला जी आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। मैं लाठर साहब बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं हिसार पर आता हूँ। हिसार, जरा हिसार की एक एक सीट का हिसाब किताब लाठर साहब खोलिए वही खाता। देखिए, हिसार में जो हिसार शहर सीट है उस पे स्वित्री जिंदल को हम आगे मान सकते हैं, उनको एक एज मान सकते हैं। उसके बाद भजनलाल परिवार को इस चुनाव में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है आदमपुर भव्य बिश्नोई को। नारनौंद में मैं कांग्रेस को एज मानता हूं, उकलाना में मैं कांग्रेस को क्लियर मानता हूं, उचाना में मैं कांग्रेस, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय का मानता हूं, जिसमें कांग्रेस को एज है ब्रजेंद्र सिंह को। हांसी जो सीट है, हांसी सीट में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में, जिसमें कांग्रेस के मक्कड़ को मैं एज मानता हूं। और इसके बाद हिसार में और कौन सीट बची? भवानी खेड़ा बची है, अमनदीप। अमनदीप, भवानी खेड़ा में जो है ना, भवानी खेड़ा में मुकाबला अच्छा मुकाबला रहा। कांग्रेस उतना अच्छा शायद वहां नहीं कर पाई क्योंकि उम्मीदवार बाहरी था। मैं वहां बीजेपी को एक हल्का सा एज मानता हूं, लेकिन जब आसपास की सीटों को देखें, भवानी खेड़ा के आसपास की सीटों को देखें, तो वहां जो बीजेपी के विरोध की जो वोट है, तो उनका असर भवानी खेड़ा में अगर पड़ा तो फिर वहां प्रदीप नरवाल बाजी मार सकते हैं कांग्रेस के, अन्यथा वहां एज जो है वो बीजेपी को है। भवानी खेड़ा, यही रिपोर्ट हमारे पास भवानी खेड़ा की है। भिवानी पर आते हैं। भिवानी लाठर साहब जी, भिवानी जो शहरी सीट है उस पे लगातार विधायक होने की वजह से घनश्याम सर्राफ का थोड़ा सा एक अंदरूनी विरोध है, लेकिन क्योंकि
जब जो सीट परंपरागत बीजेपी की होती है ना, जो आमतौर पे शहरी सीट पे जहां बीजेपी का वर्चस्व होता है, तो आखिरी समय में ना वो वोट उनके साथ, अपनी पार्टी के साथ वो जाना तय कर लेता है। तो मेरा मानना है कि भिवानी सीट पे जो एज है वो भाजपा को है, तोशाम सीट पे जो एज है वो श्रुति चौधरी को है बीजेपी से। वो इसलिए है कि वो श्रुति चौधरी है, इसलिए नहीं है वो इसलिए है कि वहां सांसद धर्मवीर सिंह और उनका पूरा परिवार बेहद ईमानदारी के साथ इस चुनाव में किरण चौधरी और श्रुति के साथ खड़ा नजर आया। तो वो इसलिए श्रुति चौधरी को वहां पे एज है। जब हमें दादरी की बात करें, दादरी में बेहद कड़ा मुकाबला है और दादरी सीट भी उन टॉप 10 सीटों में शुमार हो सकती है जहां मार्जिन कम रहेगा। वहां भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। बाडरा की बात करें, बाडरा में कांग्रेस को एज, मैं मानता हूं कि वहां कांग्रेस को एज है। लोहारू की बात करें तो लोहारू में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। एक हरियाणा में एक मिथक है कि जो वित्त मंत्री बनता है वो चुनाव हार जाता है। अगर ये मिथक चला तो जेपी दलाल वहां चुनाव हार सकते हैं, अन्यथा अगर काम की वोट उन्हें मिली तो वो जीत भी सकते हैं। यानी वहां मुकाबला कड़ा है, टाइट है। अच्छा, भिवानी पे अमनदीप के पास है क्या रिपोर्ट भिवानी की? अमनदीप है क्या? नहीं, जैसे लाठर साहब ने कहा है भिवानी की, जो मौके के विधायक है, कोई भी विधायक होता है उसका विरोध होना जायज है। जैसे जो कामरेड थे उनका जो व्यवहार था, जो उनकी पर्सनल छवि थी, अच्छी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव में सभी देखे जाते हैं, संसाधन भी देखे जाते हैं। जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा अब देखने वाला है क्या रहेगा। मैं एलनाबाद पे खास तौर पर बात करना चाह रहा था, जब मैं एलनाबाद का जिक्र था, जैसे मैंने उपचुनाव कवर की। उस पे आएंगे एलनाबाद पे, क्योंकि एक बार सीटें खत्म हो जाएंगी तब एक बार जिस सीट पे बोलना होगा। तो हम रोहतक की हमने चर्चा कर ली है। झज्जर महेंद्रगढ़ झज्जर के बारे में लाठर साहब ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, मैं आपको मैं भोला पांडे के पास चलूंगा। भोला पांडे, क्या आपके पास है झज्जर और महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट? नमस्कार सभी को जी। नहीं, झज्जर की रिपोर्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा आशीष जी, क्योंकि अभी हमें मेन खबर तो लिखनी है। लाठर साहब हंस रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे साथ रहे भी हैं, तो बेहतर ये विश्लेषण कर पाएंगे। मैं थोड़ी बहुत विश्लेषण आपको बता देता हूं जो आज मुझे फील्ड में देखने को मिला है। जैसा हम उस दिन 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद और पलवल विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति रही है, तो उसमें मजे की बात आज ये देखिए कि फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव से भी कम वोटिंग हुई है। लोकसभा में जो है, जो हमारे पास आंकड़े, करीब 62.3% जो है वोटिंग हुई थी, और आज जो वोटिंग हुई, जो अब तक के आंकड़े हैं, वो करीब 54% के आसपास ही वोटिंग हुई है। और अगर हम 2009 के भी आंकड़े को देखें तो उससे भी कम वोटिंग हुई है। 2009 में जो फरीदाबाद की वोटिंग प्रतिशत था वो 56.54% था। तो और जो हम लोगों ने दिन भर घूमे, विभिन्न विधानसभाओं में गए, जो देखने को मिला, तो मुझे तो बड़ी जो है अजीब स्थिति उसमें लगी कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, मुझे तो यहाँ से केवल भाजपा की केवल एक सीट जो है वो नजर आ रही है, और कांग्रेस की कम से कम 4 सीटें। कौन कौन सी आप सीट वाइज बता दो। बीजेपी की अगर हम बात करें, जो लोगों से बातचीत हुई या मतदाताओं से बातचीत हुई, अब वो कितना सही बोले थे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी मतदाता से पूछते हैं तो वो कम ही लोग सही जवाब देते हैं। बाकी अगर वो मान लीजिए बीजेपी को वोट दिए है तो कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस को वोट दिए है तो बीजेपी को बताएंगे। पर फरीदाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां विपुल गोयल जी जो है वो थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब अगर हम पृथला में चलें तो पृथला में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रघुवीर सिंह तेवतिया जी, उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नजर आ रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि शायद उनकी सीट निकल जाए। और उसके बाद अगर हम बल्लभगढ़ आ जाते हैं, जहां की मूलचंद शर्मा जी भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। और वहां बताया ये जा रहा है कि 2 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं
जैसे शारदा राठौर जी हो गए और राव राम कुमार जी हो गए, हम्म, इन दोनों में टक्कर नजर आ रही है। और कहीं ऐसा हो कि ये सीट शायद शारदा राठौर के पक्ष में ना चली जाए, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। हम्म, अब बड़खल आते हैं, तो बड़खल में तो ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष धनेश लखा जी, जो हम पहले भी कह चुके थे कि लोग उनको कह रहे थे कि पैराशूट प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहां पर विजय प्रताप की भी सीट कांग्रेस से जो है लगभग नजर आ रही है। एनआईटी में भी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय था। उसमें जो आज निकल के आया कि कांग्रेस के जो नीरज शर्मा जी हैं, जो वहां बूथ बने हुए थे, वहां भीड़ ज्यादा नजर आई। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां 2 गुर्जर समुदाय के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद उसमें अगर बंटवारा हो जाए इन दोनों उसमें, तो प्रवासी वोट के साथ ये निकल सकते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, पृथला में बता ही दिया, तिगांव में। तिगांव में भी कांग्रेस को, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि वो युवा नेता है और पहली बार चुनाव मैदान में है, कोई जमीन से बहुत ज्यादा उनका सरोकार नहीं था। तो वहां पर भी ललित नागर, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। पलवल में जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि उसमें गौतम काफी आगे निकल गए थे, लेकिन कल शाम तक की, आज सुबह की जो हम लोग आ रहे थे, जब हम उधर से आए, तो रिपोर्ट ये थी कि वहां करण सिंह दलाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। यही कंडीशन जो है वो होडल में है। हथीन में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है कि वहां हथीन में जो हम लोग उसी दिन चर्चा की है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इजराइल जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो मुझे लग रहा है कि वहां एनएलओ के जो कैंडिडेट हैं, एनएलओ बसपा के तैयब हुसैन, उनकी चर्चा जो है ज्यादा है कि शायद इनकी सीट निकल जाए। कुल मिलाकर के ये स्थिति है फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों की। चलिए, फरीदाबाद पे एक बार लाठर साहब की भी राय ले लेते हैं, फरीदाबाद पलवल पे। अजयदीप लाठर जी। इसमें चित्रांशी जी, हाँ चित्रांशी जी, इसमें मैं बोला जी की बातों से काफी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन 1-2 सीट मेरे को थोड़ा सा, जो मेरे पास जो फीडबैक आया है वो थोड़ा सा और बदलाव का है। मैं वो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, तिगांव से मैं शुरुआत करता हूं। तिगांव, ललित नागर उनको एज है जो निर्दलीय हैं, जो मेरे पास सूचना है, और उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं, उनका मुकाबला भाजपा के राजेश नागर से है। ठीक है। फरीदाबाद सीट विपुल गोयल आगे हो सकते हैं, ये मेरे पास भी सूचना है। बड़खल सीट पे विजय प्रताप कांग्रेस आगे हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही सूचना है। फिर बात करते हैं हम एनआईटी नीरज शर्मा मौजूदा विधायक, त्रिकोणीय मुकाबला रहा और बाकायदा वो सीट निकाल सकते हैं। उनके पास प्रवासी वोटर जो है वो एक अच्छा, मतलब उनका एक नेटवर्क है, उनके परिवार का। फिर आगे चलते हैं बल्लभगढ़ को लेके मेरे पास जो फीडबैक है ना वो थोड़ा जुदा है। मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है कि अंतिम जो मुकाबला वो भाजपा के मूलचंद शर्मा और निर्दलीय शारदा राठौर के बीच रहा, और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी से होने का फायदा, क्योंकि बल्लभगढ़ जो है वो वहां आरएसएस के बड़े लोग हैं, कई लोग वहां आरएसएस के हैं, उनकी ठीक ठाक लोगों के साथ नमस्ते है, मतलब एक प्रभाव है, मैं वहां प्रभाव मानता हूं, पुराना शहर है वो। तो वहां जो है ये है कि मूलचंद शर्मा को मैं थोड़ा सा एज मानता हूं, हालांकि मुकाबला कड़ा है, शारदा राठौर ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। फिर अगली सीट आती है पृथला में जो सूचना है उसके अनुसार बढ़त भले ही हमें रघुवीर तेवतिया की नजर आती है। आखिरी समय में जो भाजपा के बागी थे डागर, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया रघुवीर तेवतिया को, लेकिन वहां कुछ समीकरण इस तरीके के हैं, जातिगत समीकरण। रघुवीर तेवतिया जाट समुदाय से आते हैं, नैनपाल रावत राजपूत हैं, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पे पंडित जी हैं, टेक्चंद शर्मा, मतलब वहां उस सीट पे जातिगत समीकरण भी कुछ उलझे हुए हैं। अगर मतदाता अपनी जाति के हिसाब से गया तो मैं ये भी संभव मानता हूं, हालांकि मैं इसकी संभावना सिर्फ वहां बेहद कम मानता हूं कि वो सीट बाकी सब की लड़ाई के बीच में बीजेपी भी निकाल सकती है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता ना तो राजपूत के साथ जाएगा ना जाट के साथ जाएगा। ब्राह्मण और बीसी का कॉम्बिनेशन लेके और दलित का एक वर्ग, मेरा मानना है दलित का एक वर्ग इस बार भी बीजेपी के साथ गया है। मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से थे,
तो एक बैकवर्ड क्लास का बड़ा वोट बीजेपी के साथ जाता हुआ महसूस हुआ है। और जहां कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट है, किसी भी पार्टी का हो, वहां ब्राह्मण एकजुट होकर अपने उस उम्मीदवार के साथ गए। तो मेरा यहाँ थोड़ा सा एक जुदा है कि यहाँ हो सकता है चुनाव मजबूती से लड़ने वालों की बजाय वो आदमी फायदा उठा ले, बीच से निकल सकता है। मतलब ठीक है, रघुवीर तेवतिया इंसान भी अच्छे हैं, चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा है और मजबूत नेता है उस इलाके के, लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा घालमेल नजर आता है। और वो आखिरी समय में मतलब हो सकता है बीजेपी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अच्छा फिर दूसरी चीज ये है कि वहां का एक माइंड सेट है। फरीदाबाद पलवल जो है ना, ये ब्रिज के इलाके से टच है। वहां का जाट वोटर भी जो है वो इधर के देशवाली जाट, जैसे भाटिया जी बता रहे थे ना लोगों के बारे में, मतलब वो इस तरफ वाला माइंड सेट नहीं है। उनका माइंड सेट थोड़ा सा यूपी से टच है। और उनके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां भी उत्तर प्रदेश में है ज्यादातर। तो वो चीजें ना, वो कहीं ना कहीं वहां काम, वो फैक्टर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम ना कर जाए और वो सीट, पृथला सीट बीजेपी को एज ना चला जाए। फिर बात करते हैं पलवल की। पलवल में आखिरी समय में जरूर करण दलाल का चुनाव ऊपर उठा, लेकिन कई बार मुकद्दर, भाग्य ये भी लड़ता है आपके साथ। वहां में एक तरफा या मतलब करण दलाल को एज ना मान के मैं यही मानता हूं वो कांटे का मुकाबला वहां पे परिणाम में हमें देखने को मिल सकता है। हथीन वाकई एक ऐसी सीट है जहां इनेलो बसपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, बीजेपी मुकाबले से बाहर है। भी नजर आ सकता है। और वहां एज जो है, एज में इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार, जबकि इजराइल लंबे समय से एक्टिव है वहां। लंबे समय से इजराइल लोगों के बीच में है, हर जगह उनका आना जाना है। फिर हम बात करते हैं होडल की। होडल में पूर्व विधायक रहे रामरतन, उनके बेटे हरेंद्र ने चुनाव लड़ा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो मतदाताओं के पैरों में लेट लेट के वोट मांग रहे थे दरवाजे दरवाजे पे जाके। आपके पास भी आया होगा वो वीडियो, आपने भी देखा। छवि की अगर हम बात करें तो रामरतन जी की, जो उनके पिताजी थे, उनकी छवि शायद ही चंद विधायकों की ऐसी छवि होती है, इतनी अच्छी छवि उनकी रही है रामरतन की। लेकिन क्योंकि उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और प्रदेश अध्यक्ष होने का फायदा उन्हें होडल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नजर आ रहा है वो जो बढ़त वहां नजर आ रही है। तो ये मेरी नजर में एक सीट निर्दलीय, एक सीट इनेलो बसपा और 2 सीट भाजपा फरीदाबाद और बल्लभगढ़, वो 2 सीट भाजपा, और बाकी मुझे सीटें वहां कांग्रेस की नजर आ रही। कांग्रेस की। गुड़गांव पे आते हैं। गुरुग्राम आप ही से शुरू करेंगे अजयदीप लाठर साहब। मेरे को तो सर अगर इजाजत दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे, लेकिन एक मिनट के लिए कर लेते हैं। देखिए चित्रांशी जी, गुड़गांव भी एकदम हरियाणा की। अजयदीप जी, मैं आपका 5 मिनट लूंगा, 1 मिनट नहीं, क्योंकि आप शुरुआत में नहीं आए हैं तो उसका हर्जाना मैं आपसे ले रहा हूं, मैं पब्लिकली बोल करके। जी हाँ, मैं 5 मिनट देने को तैयार हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं माफी मांग लूंगा आपसे। 5 मिनट में अंत कर देंगे, एंड 5 मिनट में एंड। देखिए गुड़गांव शहरी सीट है। गुड़गांव में बादशाहपुर सीट भाजपा को जाती हुई नजर आ रही है, और इस बार एक बड़ा मिथक टूटेगा हरियाणा के अंदर। चित्रांशी जी, राव नरबीर वहां भाजपा के उम्मीदवार है, और राव नरबीर के साथ ये कहा जाता है कि राव नरबीर जब जिस पार्टी में होते हैं या जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो जीतते भी है, और उस पार्टी की सरकार भी बनती है, और वो उस सरकार में मंत्री भी बनते हैं। मतलब ये एक मिथक टूटने जा रहा है बादशाहपुर में राव नरबीर के साथ। तो वो सीट में भाजपा को वहां एज देता हूं। फिर
जो गुड़गांव शहर सीट है उस पे कांग्रेस को एज मैं मानता हूं। हम्म, हम्म, जो पटौदी सीट है, हम्म, पटौदी सीट पे भी मैं इस बार कांग्रेस को एक हल्का सा एज मानता हूं। हालांकि वहां मुकाबला है, हम्म, क्योंकि वहां राव इंद्रजीत के प्रभाव का इलाका है। वो भले ही रिजर्व सीट है, लेकिन प्रभाव तो राव इंद्रजीत साहब का है वहां पे। फिर भी मैं एक हल्का सा एज वहां कांग्रेस को मानता हूं। सोना सीट की गिनती नेटवर्क का कुछ इशू है जी। लाठर साहब, जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। जी जी हाँ, जी सोना सीट, हाँ हाँ, सोना सीट की मैं मानता हूं कि सोना सीट एक ऐसी सीट रही है जो हरियाणा के चुनाव में खर्चे के मामले में टॉप 10 सीटों में शुमार रही होगी। चुनाव आयोग में हालांकि 40 लाख का ही खर्चा दिखाना होता है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि खर्चा तो कितने 40 लाख होता है। तो सोना सीट को मैं मानता हूं कि टॉप 10 खर्चे वाली सीटों में है। और वहां रोहतास खटाना जो कांग्रेस के हैं, उनको मुझे एक हल्की सी बढ़त नजर आती है। उसकी वजह ये भी मैं मानता हूं कि वो कई चुनाव लड़ चुके थे और लोगों के बीच में ये था कि यार थोड़ा सा इस बार खटाना साहब को मतलब एक थोड़ा सा एक बेचारा बन जाता है ना आदमी। हालांकि वो बेचारे नहीं है, हरियाणा के बड़े अमीर नेताओं में शामिल है। वो बेचारे उस तरीके से बेचारे नहीं है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका मेवात की तीनों सीटें, नूह, पुनाना, फिरोजपुर जिरका, स्पष्ट तौर पर इन तीनों सीटों पे कांग्रेस मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए अब फाइनल महेंद्रगढ़, झज्जर महेंद्रगढ़। अभी रेवाड़ी सीट बची है साहब। रेवाड़ी बची है, रेवाड़ी, हाँ रेवाड़ी बची है। रेवाड़ी भी गुड़गांव लोकसभा का हिस्सा है। रेवाड़ी पे मुझे लगता है चिरंजीव राव एक बार फिर विधायक बनते हुए विधानसभा पहुंच सकते हैं, यानी कांग्रेस। फिर एक सीट बचती है इसमें बावल। बावल में मुकाबला कड़ा है। दोनों डॉक्टर हैं। ये रिजर्व सीट है। भाजपा से भी डॉक्टर कृष्ण कुमार और कांग्रेस से भी डॉक्टर एमएल रंगा, मतलब रिजर्व सीट है। मुकाबला बेहद कड़ा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बावल में हार और जीत कांग्रेस या भाजपा की नहीं, राव इंद्रजीत की होगी। उनके प्रभाव का इलाका है। अगर भाजपा जीती तो राव इंद्रजीत जीते, अगर भाजपा हारी तो राव इंद्रजीत हारे। ये कम से कम मेरा इस सीट के लिए मानना है। ये 9 की 9 विधानसभा हमने गुड़गांव की कंप्लीट कर ली है। अब महेंद्रगढ़ झज्जर, लाठर साहब, इसी पर द एंड है। महेंद्रगढ़ झज्जर, लाठर साहब आवाज मिल रही है? जी अब आई आपकी आवाज। हाँ, महेंद्रगढ़ झज्जर, अब इसी पर अंत है, आखिरी महेंद्रगढ़ झज्जर। देखिए झज्जर के बारे में हमारी बात हो चुकी थी। रोहतक लोकसभा में ही झज्जर जिला आता है और झज्जर जिले की चारों सीटें झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली। हालांकि कंवारी जी ने बताया कि ये सारी की सारी कांग्रेस को जा सकती हैं, लेकिन मेरा जो मुझे एक शंका है, मुझे बहादुरगढ़ पे शंका है। मेरी शंका बहादुरगढ़ को लेके, बहादुरगढ़ में निर्दलीय राजेश जून ने बेहद अच्छा चुनाव लड़ा। अगर फैक्टर वही कांग्रेस की सुनामी, अगर कांग्रेस की सुनामी वाला फैक्टर चलता है तो ही बहादुरगढ़ में कांग्रेस जीत सकती है। अन्यथा वहां भी जातीय समीकरण कुछ इस तरीके के हैं जैसे मैंने पृथ्वी बताए थे। वहां भाजपा से ब्राह्मण उम्मीदवार है मैदान में और वो जातीय समीकरण, क्योंकि प्रमुख जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस प्रत्याशी या फिर इनेलो प्रत्याशी, क्योंकि नफे सिंह राठी जिनकी हत्या हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष थे वो इनेलो के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही वहां पे। तो वहां जो समीकरण है ना जाटों में, और वो सारे उस समीकरण में ये भी हो सकता है कि बाकी सब गुत्थम गुत्था रहे
जैसा चुनाव में मतलब गुत्थम गुत्था चुनाव उस तरीके से वोटों में गिनती में, और वहां हो सकता है कहीं भाजपा ना निकाल ले उस बीच वाले रास्ते से, पतली सी पगडंडी से। लेकिन एज में वहां निर्दलीय को मानता हूं, राजेश जून को मैं एज मानता हूं। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ अहिरवल का इलाका है, नो डाउट। पहली बार यहाँ ये देखिए कि राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी को भी लॉन्च किया है। मैं महेंद्रगढ़ की 9 सीटों को ये मानता हूं कि एक सीट अगर हम महेंद्रगढ़ की राव दान सिंह की सीट को अगर हम छोड़ दें, राव दान सिंह को मैं एज मानता हूं क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी भी हैं, बेहद करीबियों में उनकी गिनती होती है, ईडी के राडार पे भी थे, तो उस तरीके से। और एक राव दान सिंह एक अच्छे मैनेजर भी हैं, राजनीतिक के साथ साथ वो एक मैनेजर भी है, तो राव दान सिंह को मैं मानता हूं कि वो वहां मजबूत स्थिति में जरूर है। और फिर जो बाकी सीटें हैं वहां देखिए राव इंद्रजीत ने बेहद सघन प्रचार किया, सक्रिय रहे, और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है ये अहिरवाल का इलाका। तो और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में भी वही रैली करते हैं, 19 में भी करते हैं, 24 में भी करते हैं, वो बार बार अहिरवाल जाना उनका। और ये इस इलाके को एक चीज और बताता हूं चित्रांशी जी, में ये वो इलाका है, किसानी करते हैं, किसानी है मुख्य काम वहां भी। लेकिन जब किसान आंदोलन था तो उसमें अहिरवाल की शिरकत नहीं थी, वो उन किसानों की भागीदारी नहीं थी उसमें, नहीं थी। तो मैं इस चीज से जोड़ता हूं इसको। मैं एकदम भाजपा को वहां एज नहीं देता। हालांकि रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, कई बार मंत्री रहे, बड़े नेता हैं भाजपा के। भाजपा को मतलब हरियाणा में अगर किसी की कहे कि किसकी नसों में भाजपा का खून, या किसने अपने खून भाजपा की नसों को दिया, तो रामविलास शर्मा का नाम लिया जा सकता है। बड़े ब्राह्मण नेता भी हैं। जैसे उनके साथ बनी, उनकी दुर्गति की पार्टी ने, उन्हें टिकट नहीं दिया, निर्दलीय नामांकन कर दिया, पर्चा वापिस कराया, मान मनोबल करके, तो वो नुकसान, अगर ब्राह्मण वोटरों का नुकसान भाजपा को होता है तो अहिरवाल में परिणाम चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। लेकिन एक हल्का सा एज हम अगर यहां दे तो अहिरवाल में आज भी भाजपा को एक हल्का सा एज हम दे सकते हैं। मतलब अटेली में, नारनौल में और नांगल चौधरी में, तीनों में भाजपा को एज। देखिए नांगल चौधरी में मुकाबला बेहद कड़ा है। नांगल चौधरी में आरोप भी लगे वहां के प्रत्याशी पे कि उनके परिवार के, उनके भतीजे और सब जो अफसर हैं वो प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, और बोला कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, वो चीजें भी वहां सामने आई। तो नांगल चौधरी का परिणाम चौंकाने वाला जरूर आ सकता है। इसमें नांगल चौधरी का, महेंद्रगढ़ का, ये 2 हल्के हो सकता है या कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। लेकिन अटेली, कोसली तो रोहतक में आ जाता है, तो अटेली में भाजपा को एज, यहां भाजपा को एज रहेगा। हाँ, नारनौल में भाजपा को एज। जी जी। और जी, कोसली में तो पंचायत चुनाव हार गए थे अनिल डाहीना, और जगदीश यादव बड़े मजे हुए हैं। देखिए वही है ना कि एक तो राव साहब का फैक्टर वहां नहीं चलेगा कोसली, क्योंकि रोहतक लोकसभा का हिस्सा है, और रोहतक लोकसभा में जो है वो चौधरी का नारा वहां पे चला हुआ है, तो वो कोसली में भी प्रभावित हो सकता है। धर्मेंद्र जी ने भी बताया था कि कोसली जो है वो कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद है। अच्छा, फाइनल स्कोर लाठर साहब, फाइनल स्कोर, आपका स्कोर। चित्रांशी जी, मुझे किसी भी सूरत में नहीं लगता कि भाजपा को धोखा लगेगा। धोखा यानी दुग्गी यानी 2 यानी 20।
मैं बड़ा इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करके जब मैंने ये दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसको 2-0 तक वो जा पाएगी। मतलब 15 से कांग्रेस 19। की बिल्कुल वो 19 भी हो सकती है, वो 17 भी हो सकती है, वो 18 भी हो सकती है। मतलब बेहद एकदम लिबरल होके मैंने उसको 19 तक लेके मैं उसको जा रहा हूं। फिर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस मेरी नजर में 57 पार है, 57 क्रॉस कर रही है, और उसके बाद जितनी भाजपा घटेगी उतनी कांग्रेस बढ़ेगी, और हो सकता है उसका डबल भी बढ़े। फिर चाहे उसमें इनेलो हो, चाहे निर्दलीय हो, मैं मानता हूं वो 2.5 के अंक में नहीं जाएंगे, वो 9 के आंकड़े तक ही रह सकते हैं, बाकी सब। ठीक है, फाइनल कमेंट अमनदीप, चर्चा खत्म करें। मैंने आज लाठर जी को रोक लिया स्पेशली इसीलिए। सर मेरे को इजाजत दे दीजिए प्लीज। आपको आप बिल्कुल आपका बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बिल्कुल आपके धन्यवाद समय बहुत। का हम आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अमनदीप, फाइनल कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एलनाबाद में मैं कह रहा था, जैसे एलनाबाद का जिक्र हुआ था, एलनाबाद मैंने उपचुनाव के दौरान कवर किया, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय मैंने वहां बिताया है। तो वहां के जो वोटर हैं, ज्यादातर साइलेंट वोटर है, वो मतलब बता नहीं पाते कि कहां पर वो चोट मारेंगे। जैसे भरसिंह बेनीवाल को कांग्रेस ने वहां पर उम्मीदवार बनाया। भरसिंह बेनीवाल का अपना फैक्टर है, क्योंकि वो पंचायती मामले पंचायत के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं, थाना तहसील में वो पंचायत के केस नहीं जाने देते। उनकी एक सामाजिक छवि पंचायती तौर पर है। लेकिन आखिर में जो वोटर है, वोटर सोचते हैं चौधर का रोला, भाई चौधर कहाँ जानी है। तो अभय सिंह के प्रति जो लोगों की है नाराजगी भी है, तो वो वोट देते हैं अभय सिंह को, ऐसी बात नहीं है। मैंने वहां पर महसूस की ये चीजें। आखिर में मतलब वो देखते हैं कि हमारी यहाँ पर चौधर किससे चलेगी। वहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने मतलब नहर बहुत निकलवाई हुई है, सिरसा है, इलाहाबाद साइड है। जैसे जमाल गांव का जिक्र किया, वहां पर जब मैंने इलाहाबाद उपचुनाव कवर किया, लगभग 57 गांव में मैं गया हुआ था। 57 गांव मैंने लगभग कवर किए थे। तो वहां पर कुछ गांव के लोग धरना दे रहे थे, जो अभी भाटिया जी ने बताया कि लंबे समय से, लगभग 1.5-2 साल से वहां पर धरना चला हुआ है। तो वो चीजों का फैक्टर हो सकता है कि भाई सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं योगदान के हिसाब से वो भरसिंह बेनीवाल की तरफ अपना रुख कर दे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अमन। आपने जी अपने इलाके के साथ साथ एलनाबाद का भी जो ग्राउंड पे देखा वो भी आपने बताया। जी फिलहाल ये जी सीट वाइज एग्जिट पोल था। अब 8 तारीख के पहले हम हो सकता है और इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें, क्योंकि अभी अभी ये जी तत्काल आप तक लाना था। और थोड़ा डिटेल में जी जाएंगे और जिले स्तर के हम जो है अपने साथियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप लोग न्यूज लॉन्चर देखते जी रहिए। नमस्कार। नमस्कार।